काशी केदारनाथ से भयावह तस्वीरें सामने आ रही है लगातार। और इस बड़ी प्राकृतिक आपदा के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ हम इस कुदरत के कहर के लिए प्रकृति को जिम्मेदार माने, या कहीं ना कहीं हम इस तरह के आपदाओं को अपनी नीतियों के जरिए अवॉइड कर सकते हैं? इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा एजेंडा में, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस के, जनरल खंडूरी बीजेपी के, डॉक्टर सुनीता नारायण हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही प्रोफेसर संतोष कुमार स्टूडियो में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, बाबू मैथ्यू जी जो कि पूर्व डायरेक्टर एक्शन एड के। बाबू मैथ्यू जी, आज की तारीख में आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में सबसे पहले रिलीफ के लिए, क्योंकि आर्मी के जवान वगैरह को तो डिप्लॉय किया गया, एनडीआरएफ की टीम्स पहुंची है, लेकिन जिस तादाद में ये आपदा नजर आ रही है उस तादाद में क्या उस प्रोपोर्शन में लोग डिप्लॉय हुए हैं? किस तरह की दिक्कतें आ रही होंगी रिलीफ ऑपरेशंस में? No, I think we must certainly congratulate the Indian Army and the Indo-Tibetan force. They are doing certainly good work. But I think what is important now is to give enough attention to waterborne diseases, which means a good supply of drinking water must be made available. It's ironic that when there is so much of water all around, we will have a lot of difficulty to provide good drinking water. And along with that, make sure that there is enough of medical supplies, etc. बाबू मैं तो सब यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे काफी सिचुएशन में मैंने लेह लद्दाख को देखा है, जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था 2010 में, सिक्किम भूकंप को देखा है 2011 में, जो सॉर्टीज वगैरह करके अगर आप लैंड नहीं कर पाते हेलीकॉप्टर्स, एयर ड्रॉप करते हैं ऐसे मेडिकल सप्लाईज, उसके कितने परसेंटेज होते हैं कि वो सही मायनों में जो है लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? That is true. That is certainly a difficulty, and in that process, it's also the more disempowered people who will lose out. Those who are better off, those who are from the richer sections of society, they will always find a way to access it. And therefore, that's the reason why there must be a method by which it will reach into much larger sections of the population. जी, प्रोफेसर संतोष कुमार जी, I want to also... जी बताइए बाबू जी। Smita ji, I want to draw attention that we must use this opportunity to make sure that these things don't happen in future, and also to push for accountability. बाबू मैथ्यू जी, इससे सबक लेने की जरूरत है, इसीलिए इनफैक्ट प्रोफेसर संतोष कुमार आप एनआईडीएम के साथ हैं। एनडीएमए की अगर मैं बात करूं, सीएजी ने अभी सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी हाल के दिनों में, जिसमें पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा किया गया एनडीएमए, जिसके खुद प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं जिसकी, और उसके वाइस चेयरमैन के पोस्ट को लगता है एक पॉलिटिकल अपॉइंटी पोस्ट बना दिया है। 151 करोड़ रुपए है इसका सालाना बजट, लेकिन ये संस्थान अपने मकसद को हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। इसकी कोई बैठकें नहीं हुई हैं पिछले 4 साल में, एक बैठक नहीं हुई है। ये संस्थानें बन तो रही हैं, कमेटियां बन तो रही हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर क्या? नहीं, महत्वपूर्ण ये होता है कि जितने भी प्रयास हुए हैं, एक्चुअली हमें ये इस तरह से देखना पड़ेगा कि 2005 के पहले हमारी व्यवस्था क्या थी। 2005 के पहले हमारी पूरी जो प्रक्रिया थी आपदा प्रबंधन की, वो रिस्पांस सेंट्रिक थी या रिलीफ सेंट्रिक थी। भारतवर्ष में 2005 में एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि नहीं, अब हमें प्रिवेंशन और मिटिगेशन पे भी ध्यान देना होगा और एक संस्थागत और संपूर्ण तरीके से आपदा प्रबंधन को करना होगा। ये रिस्पांस सेंट्रिक ना होकर एक समग्रता में इसको सोच लानी पड़ेगी। तभी ये 2005 में संस्थाओं का निर्माण हुआ, एक्ट का प्रावधान हुआ और नीतियां बनी। लेकिन आप देखिए ना, 14 केंद्रीय सचिवों वाली एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसमें, मई 2008 में बनी है, दिसंबर 2012 तक एक बार भी नहीं बैठी है। तो ये कमेटियां बनाने का फायदा क्या, जब ये सोच ही नहीं रही है आगे की राह को लेकर? कमेटियां और जैसे उसके बाद भी कई स्तर पे भी हमारे यहाँ संस्थागत तरीके से आपदा प्रबंधन को लड़ने की और बात हुई। जैसे नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी का गठन हुआ, एनआईडीएम का गठन हुआ, राज्यों में राज्य प्राधिकरण का निर्माण हुआ। ये सारी एक्टिविटीज जो डिजास्टर मैनेजमेंट की है, ये डायरेक्शंस भी यहां से जाते हैं और वहां पे स्टेट को एग्जीक्यूट करने की बात होती है। यहां पे एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो समय लग रहा है, ये एक थोड़ा सा कि कितना हम कितना जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जल्दी की तो बात जल्दी की बात ये इससे बात कर रहे हैं कि केवल जैसे हमने कहा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या मीटिंग नहीं हो रही तो कार्य नहीं हो रहा है। ये एक सोचने की बात है, क्योंकि उसके पहले डॉक्टर नारायण, यहाँ प्रोफेसर संतोष कुमार कह रहे हैं कि इसकी एक अपनी प्रक्रिया है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ऐसे अथॉरिटी से, ऐसे संस्थाओं से? क्या वो सही में सिर्फ कागजी हैं या फिर काम भी कर रही हैं? देखिए, डॉक्टर संतोष कुमार ज्यादा जानेंगे, मगर मैं इतना 2 ही चीजें कहना चाहूंगी स्मिता जी। एक, अगर आप बांग्लादेश को देखिए तो बांग्लादेश के अंदर
अब इतनी उनने ताकत बना ली है कि अगर पिछले महीने भी एक साइक्लोन की वार्निंग आई थी, उससे पहले उन लोगों ने लोगों को हटा लिया था, लोगों तक जानकारी पहुंच गई थी। वहां पर भी बहुत गरीब लोग रहते हैं, वहां पर भी दूर दराज जगह में लोग रहते हैं, मगर बांग्लादेश में एक भी मौत नहीं हुई। दूसरी तरफ दूसरा सवाल ये भी है कि बार बार ये होता है कि जब भी कुछ टूटी भी होती है इस देश के अंदर, हम उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते, एक नई अथॉरिटी बना देते हैं। और आज सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, जो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशनल एक प्रॉब्लम है, कि कोई ये नहीं जानता कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अभी संतोष जी से सुना कि आईएमडी का काम है ये बताना कि कहां खतरा है, मगर कौन किसकी जिम्मेवारी है लोगों तक वो सूचना देनी, ये किसी को तय नहीं है। दूसरा, ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि किसका सबसे बड़ा फेलियर है ये। पहले जमाने में एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक स्टेट गवर्नमेंट थी, अब बीच में आपने एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया है, उनके लोग इधर उधर घूम रहे हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को आपने वहां का हेड बना दिया है। मैं समझती हूँ अब जैसे अगर बांग्लादेश कर सकता है कि क्या हमें अगर मौत होती है हमें क्या दर्द नहीं होता कि हमारे लोग मर रहे हैं? इस पर इनफैक्ट मैं खंडूरी जी और सूर्यकांत जी के पास जाने के पहले प्रोफेसर कुमार जी आप रिस्पॉन्ड करें। ये एक नौकरशाही का मकरजाल बुन लिया है क्या हम लोगों ने? मैं केवल यही बात करना चाहूंगा कि अगर हम केवल ये देखें कि जब जिस तरह से संस्थागत तरीके से और समग्रता से लड़ने की बात हुई है आपदा प्रबंधन में, तो हमारे यहाँ भी 2004 के पहले सुनामी वार्निंग सिस्टम नहीं था, लेकिन जब एक्नॉलेज किया कि हमारे यहाँ आज हमारे पास विश्व स्तरीय सुनामी वार्निंग सिस्टम डेवलप नहीं मैं ये बारिश की दिक्कत तो हर साल की है ना। आप सूरत में देख लिया, आज की तारीख में सूखा आ रहा है, कल की तारीख में बाढ़ आ रहा है। लेकिन अभी जो पिछले 5-10 वर्षों में या 15 वर्षों में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पॉजिटिव होकर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम आगे। मैं ये बात कह रहा हूं कि परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं कि परिवर्तन आज सुनामी वार्निंग सिस्टम अगर बना तो उसी परिवर्तन के तहत हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे कि आगे आपदा के पहले ये परिवर्तन देखने को मिले। बिल्कुल। और अभी मैं जनरल खंडूरी के पास यहाँ जाना चाहूंगी। जनरल खंडूरी, आज की तारीख में अगर आप मुख्यमंत्री होते इस वक्त आपकी प्राथमिकता क्या होती जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आपका सवाल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पर्यावरण से संबंधित बातें हैं वो सब ठीक हैं और उनके ऊपर जितना हो सकता है पर्यावरण संबंधित बातें करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पर्यावरण को की देखरेख करें और लोगों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है तो उससे लोग कभी मानेंगे नहीं। आज हम पर्यावरण के ऊपर इम्फेसिस करते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर में सड़क नहीं है, जिनके घर में बिजली नहीं, उनके बारे में भी कुछ होना चाहिए। और इसीलिए लंबे समय से ये मांग चलती आ रही है पूरे हिमालय रीजन को, जम्मू कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक एक अलग नीति बननी चाहिए। विकास कैसा हो वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो रहा है, तो ये लंबा विषय है। लेकिन जहां तक आज की आपदा का संबंध है, मैं समझता हूं कि पर्यावरण के अलावा जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। सड़कों को ठीक रखना, उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना, जो बरसात में टूट फूट होती है उसको ठीक करना ताकि आगे बरसात में समस्या न हो। हिल स्लाइड्स होती है, पिछले बरसात से और इस बरसात तक नेशनल हाईवेज के ऊपर जहां सब समस्या पैदा हो रही है खासकर यात्रियों के लिए, वहां पर एक भी पैसे का काम नहीं हुआ। बॉर्डर रोड जहां पर है 2012-13 में उनको 300 करोड़ का काम वो कर सकते हैं, उनको सिर्फ 21 में से एक काम के लिए स्वीकृति मिली है और उसके ऊपर कोई 22 करोड़ रुपए का 22 करोड़ रुपए का सब पैसा मिला। तो जो काम कर सकते थे सड़कें का ठीक हो, उनकी मरम्मत हो जाए तो वो बहन है। तो इसलिए जी सूर्यकांत जी, आप जनरल खंडूरी को सुन रहे हैं कि आपकी वहां पे आज आपकी पार्टी की सत्ता है, लंबी प्रक्रिया है, उन कामों को तो करना चाहिए। देखिए वो सूर्यकांत जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी पार्टी ऐसा लग रहा है कि अंदरूनी टसल में, अंदरूनी मतभेदों में उलझी हुई है, प्रशासनिक कार्यों पर जोर नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपकी इस बात से, क्योंकि जितना फास्ट रिस्पांस इस बार हुआ है, 2010 में भी हमने आपदा देखी थी। और स्मिता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद रिलीफ वर्कर रहा हूं। 1990 में उत्तरकाशी का भूकंप मैंने देखा है, मैं वहां स्वयं रहा हूं। उसके बाद 1999 का 1999 का चमोली टिहरी का भूकंप मैंने देखा है, रिलीफ वर्क में मैं रहा हूं। लेकिन इस बार जितना फास्ट रिस्पांस इस डिजास्टर के बाद सरकार ने किया है, इतना फास्ट रिस्पांस हुआ नहीं है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। एट दिस पॉइंट हम राजनीति से ऊपर उठ करके जो तमाम सवाल अभी आपने एक्सपर्ट बैठाए, मैं कुछ बातों से सहमत हूं। जो रामबाड़ से, चश्मदीदों से बात कर रहे हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं, उनको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है रिलीफ के नाम पर।
स्मिता जी, एक दिन में अभी आप पहाड़ की पर्वतीय जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको समझने का प्रयास करें और टाइमिंग ऑफ द डिजास्टर, ये टाइमिंग जो डिजास्टर की है, पूरी यात्रा अपने उरूज पे है। कभी उत्तराखंड में जो मानसून आता है वो हर हालत में आखिरी सप्ताह में आता है, 10 दिन पहले 12 दिन पहले मानसून आ गया और इतना भीषण बारिश होगी और क्लाउड बस्ट की ये घटनाएं होंगी, ये कभी किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। देखिए क्लाउड बस्ट जो हुआ है वो उसका टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी बात सुनीता जी कह रही थी, जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर आप उत्तरकाशी के पिक्चर्स अगर आप देख रही होंगी कि इस बात पर मैं सहमत हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पहाड़ में हो रहा है उसकी प्लानिंग ठीक नहीं है। तो उसके लिए दोषी आप किसी को भी ठहराएं, चक्रव्यूह में हम फंस रहे हैं जहां अगर कुदरत कहर बरपा रहा है उसके पीछे कुछ मैन मेड रीजंस भी हैं। क्या इसके लिए आपको लगता है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पार्टियों को एक साथ बैठकर एक ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है कि आगे विकास किस दिशा हो और कैसे हो? पॉलिटिकल लीडरशिप को डिसाइड करना पड़ेगा जी, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड करना पड़ेगा और राजनीति से ऊपर उठ करके हमें पूरे राज्य के जो आपदा प्रबंधन के मामले में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये पूरे देश का पहला राज्य है जहां पर राज्य गठन में पहली सरकार में ही आपदा प्रबंधन का अलग से मंत्रालय बना, लेकिन 12 वर्षों में हम कोई दीर्घकालीन, कोई लॉन्ग लास्टिंग कोई हम पॉलिसी नहीं बना पाए कि राज्य में जो क्लाउड बस्ट का एक पूरा बेल्ट है, हिमाचल के बॉर्डर से मोरी से लेकर के और पिथौरागढ़ तक एक पूरा स्ट्रेच है जिसमें हर साल कहीं ना कहीं क्लाउड बस्ट की घटना होती है। तो किन लोगों को हमको देखना है ऐसी जगहों पर जहां पर क्लाउड बस्ट होता है, उनको रिहेबिलिटेट करना है, दूसरी जगह पुनर्वास उनका करना है। इसी प्रकार से जो तमाम नदियों के किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि ताश के पत्तों की तरह जो आप दिखा रहे हैं कि उजड़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा नुकसान आज हो रहा है कि नदियों के किनारों को हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। वहां पर जो अंधाधुंध निर्माण हो रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार है और उस निर्माण जब ढहता है, बिल्कुल, यानी कि आप हमारी बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं। इन चीजों पर नियंत्रण लगाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत है और संगठित कार्रवाई की जरूरत है। बाबू मैथ्यू जी, ये जो एक हर आपदा के बाद हम देखते हैं एक राहत कोष की राजनीति कर दी जाती है, प्रधानमंत्री कार्यालय से राहत कोष अनाउंस कर दिया जाता है, राज्य सरकारें राहत कोष अनाउंस कर देती हैं। ये एक पल्ला झाड़ने की कोशिश होती है कि अभी हमने कहने को तो राहत कोष अनाउंस कर दिया, वो लोगों तक पहुंचे नहीं पहुंचे, इसका आखिरकार बहुत ज्यादा जो है कोई खाका तैयार करके नहीं रख सकता लोगों के सामने। I think we must also use this opportunity to ask who has given clearance for more than 600 projects for building tunnels which are 40 kilometers long, for deforestation. This is a complete violation of the Environment Protection Act. And I think there is opportunity for us to revisit using that legal framework, including public interest litigation. The judiciary has been shy to look at projects of this nature, but now this disaster proves that it is necessary to look at it so that we can address and reverse some of the disasters that have happened. It's not just a question of construction and civil activity and good quality work. It's also a question of how do you reverse the damage done to nature, and the Environment Protection Act gives us an opening for that. उसको भी हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है और ये संदर्भ में भी वो भी हमें मिलेगी। प्रोफेसर संतोष कुमार, जिस तरीके से कह रहे हैं डॉक्टर नारायण कि भाई कुछ काम तो हुआ है, सुनामी वार्निंग सेंटर्स को लेकर आज हमारी एक विश्व स्तरीय जो है हमने कैपेसिटी डेवलप की है, और वहीं पर हमारे सियासतदान भी मान रहे हैं कि भाई विकास जरूरी है लेकिन विकास की दिशा को लेकर सोचने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे आप इन पॉलिटिशियन से इस वक्त जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में हैं इस वक्त और शायद निर्णय कर सकें कि आखिर किस दिशा जाएं? स्मिता, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो आपदा हुई है, मुझे लगता है इसके बारे में, इस आपदा के बाद ये नहीं करना चाहिए हमें कि हम लोग भूल जाएं फिर से। मुझे लगता है अब की बार जो आवाज निकली है हिमालय से वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमें बता रही है कि आज जो हम जिस तरह से विकास कर रहे हैं उससे हिमालय में और भी इस तरह से भीषण आपदाएं आएंगी और उसको रोकनी जरूरी है। विकास जरूरी है हिमालय का, मैं भी मानती हूँ, बिजली भी जरूरी है, सड़क भी जरूरी है, लोगों के घर भी जरूरी है, मगर इस तरह से जो विकास हो रहा है इससे कोई विकास नहीं बनेगा, इस तरह से तो प्रलय ही आएगी। तो मुझे लगता है सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों जो हमारे नेता थे इस कार्यक्रम में, दोनों ने माना कि ये एक बहुत बड़ा सवाल
है, दोनों हटे नहीं सवाल से। मगर मैं इतना ही चाहूंगी कि इस आपदा के बाद भी वो इस सवाल से जुड़े रहें। इसके बाद ये नहीं कहें कि ये तो पर्यावरणवादियों का सवाल है और हम तो विकासवादी हैं, और इस सवाल से जुड़े रहें। और जो 70 बांध की जो घोषणा करी गई है, जो प्रपोजल है पूरे हिमालय के बारे में, उसको रीथिंक करें, रीलुक करें। और जो प्रधानमंत्री कार्यालय के पास रिपोर्ट है जिसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि इतने बांध बनेंगे तो हिमालय नहीं बचेगा, उस सवाल को लेके मुझे लगता है उत्तराखंड की जो समाज है, उत्तराखंड के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो ये सोचें कि हमारे हक हमारे लिए किया जा रहा है, ये कोई हमारे अगेंस्ट काम नहीं किया जा रहा है। प्रोफेसर संतोष कुमार के पास जाने के पहले मैं इनफैक्ट सूर्यकांत जी और जनरल खंडूरी दोनों से जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि ये जो बांधों की बात कर रहे हैं सुनीता नारायण जी, इन पर रोक लगाना मुमकिन है, जरूरी है? मैं समझता हूं नहीं स्मिता जी, देखिए मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार की भी पॉलिसी है, सूर्यकांत जी पहले आप सूर्यकांत जी पहले अगर आप 30 मिनट में बता सकें। देखिए स्मिता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की साफ पॉलिसी है, कांग्रेस पार्टी की साफ पॉलिसी है, सरकार की साफ पॉलिसी है कि हमारे यहां छोटे बांध होने चाहिए और बिजली का उत्पादन जो है हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है। जल विद्युत परियोजनाएं जो है, लेकिन बड़े बांधों के हम बहुत ज्यादा पक्ष कर रहे हैं। प्रोग्राम क्लोज करना होगा, उसके पहले जनरल खंडूरी संक्षेप में प्लीज, आपको भी लगता है कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, मैं बड़े बांध ऑप्शन हमारे पास है और इसीलिए मैंने कहा था अगर हिमालयन रीजन की पूरी नीति देश भर में बन जाए। उत्तराखंड के अंदर हमने, जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने 25 मेगावाट तक की स्कीम चलाई थी। अगर पूरे हिमालयन रेंज के अंदर केंद्र सरकार मदद करे, प्रदेशों को समझाए और उसकी व्यवस्था करे, धन उपलब्ध कराए कि 25 मेगावाट तक, जिसमें कोई टनल की आवश्यकता नहीं होती और छोटे छोटे जगहों पर एक के बाद एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जरूरत है। प्रोफेसर संतोष कुमार, बिल्कुल लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी, एनडीएमए ने अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, जितनी ज्यादा संगठन क्या उतनी ज्यादा नौकरशाही का एक एक्सक्यूज मिल जाएगा सियासतदानों को? देखिए, मैं तो ये इस तरह संदर्भ कर, क्योंकि एनडीएमए और एनआईडीएम जो जिससे मैं बिलोंग करता हूं, इसकी जिम्मेदारी है विकास और आपदा को जोड़ना। विकास और आपदा अलग अलग देख नहीं सकते, और इस प्रक्रिया में कई परियोजनाएं ली, जैसे नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है, अर्थक्वेक प्रोग्राम्स है, ये सारे प्रोग्राम्स ऑन द बोर्ड हैं, ये चल रहे हैं प्रोग्राम। यानी कि हमें इसका मतलब केवल यही साफ करूं कि क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में पूरी समग्रता होनी चाहिए, और इसमें जन सहयोग सबसे बड़ी चीज है। जन सहयोग की भी जरूरत है। जो लोग बार बार पर्यावरण के इस तरह